गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टर के बारे में जाना था। उससे रिलेटेड जितने लाइब्रेरी फंक्शंस हैं प्लस बिना लाइब्रेरी फंक्शन के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उन चीज़ों को देखा था। उसी कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड एक और टॉपिक है दैट इज योर स्ट्रिंग। इसके बारे में आज जानेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं स्ट्रिंग की। ओके, चलिए स्ट्रिंग की डिफिनेशन जानते हैं। चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग का मतलब कई सारे कैरेक्टर जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि ये बताइए ये क्या है, ये तो अल्फ़ाबेट है और ये सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को कहा जाए कि अब ये नाम है मेरा, सपोज विवेक, अभी क्या है, अगर ये डबल कोट्स नहीं लगाए तो दिस इज योर नेम। ओके, इस नेम को ठीक है अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर तो हो गया, मतलब आधी डिफिनेशन आपकी पता चल गई। ओके, कि स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर जब आप कंबाइन कर देते हैं, प्लस ये किसके अंदर होगा, डबल कोट्स के अंदर। वही लिखा विच इज इंक्लूड इन डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स के इनसाइड आपका अगर वो कोई भी नाम, कोई भी कॉम्बिनेशन। अब कैरेक्टर में क्या हो सकता है, कैरेक्टर में कुछ भी आ सकता है आपका, क्या क्या है, अल्फाबेट आ सकता है, डिजिट आ सकता है या सिंबल आ सकता है, तो कोई भी चीज। ओके, उसमें से किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया हो, कई सारे कैरेक्टर हो, ओके, और डबल कोट्स के इनसाइड हो, उसी चीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। ओके, अब एक चीज और है कि उसका लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, नल कैरेक्टर, मतलब जब भी आप मेमोरी में इसे स्टोर करेंगे इस स्ट्रिंग को, तो वो ऑटोमेटिक एक लास्ट में कैरेक्टर ऐड कर लेगा दैट इज नोन एज नल कैरेक्टर। तो ये अभी जब कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइजेशन में बताऊंगा, इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे कि नल कैसे भी स्टोर करता है। ओके, अभी डिफिनेशन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो पहली चीज स्ट्रिंग क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज इंक्लोज इन डबल कोट्स, जो डबल कोट्स के इनसाइड आपका लिखा जाए उसी को क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग कहा जाएगा। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर में आपका केवल अल्फाबेट दिखे। अगर 1 2 3 अगर आपको कोई कहे व्हाट इज दिस, तो दिस इज योर नंबर एंड नाउ इट बिकम्स स्ट्रिंग। ओके, तो 1 2 3 अगर आपका नंबर है और उस नंबर को अगर आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं 1 BIT मैं ये चीज़ लिखता हूँ और इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ, तो क्या ये स्ट्रिंग है? जी हाँ, ये भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर ही मेरे। कैरेक्टर में आपका अल्फाबेट भी आता है, डिजिट भी आता है और सिंबल भी आता है, तो कुछ भी उसमें से हो, ठीक है, और डबल कोट से इनसाइड होता है तो वही क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो आधी डिफिनेशन हमें पता चल गई कि व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कई सारे कैरेक्टर होंगे और जो भी आप कैरेक्टर लिखेंगे अगर वो डबल कोट्स के इनसाइड लिख दिया है तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, अब बात कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, मतलब कई सारे कैरेक्टर हैं। अगर हम बाकी लैंग्वेज की बात करें, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, ये सारी चीज़ों की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है, जैसे मैंने कहा ए नाम का एक वेरिएबल है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कोई स्ट्रिंग चला जाए, जैसे विवेक इसके अंदर चला जाए, ओके, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप होता है कि जैसे अभी हमने कहा कि अगर हमने कहा ए बराबर 1 2 3,
अगर ये लिखा तो ये इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर अगर आप वेरिएबल लेते हैं तो उसके आगे इंट लिख देते हैं, तो इसका मतलब समझ जाता है ए नाम का एक इंटीजर वेरिएबल आपको क्रिएट करना है और उसके अंदर ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर देनी है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ए नाम के अंदर अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू ना स्टोर करके स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा इस वेरिएबल का। तो अगर C++ या जावा की बात किया जाए तो उसमें स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप होता है। आप स्ट्रिंग ये लिख देंगे तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें क्या स्टोर करना है, कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है। लेकिन सी में स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता। हमने डेटा टाइप पढ़ाया था, देखिए आपने जो बेसिक डेटा टाइप की बात की तो केवल 3 डेटा टाइप बताया था, कैर, इंट, फ्लोट के, और इसके अलावा एक और होता है डेटा टाइप दैट इज योर वाइड। ओके, तो यही बेसिक है। कैर भी दो तरह का हो सकता है, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। इंटीजर भी 3 तरह का हो सकता है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इंट। फ्लोट भी आपने कहा कि 3 तरह का हो सकता है। फ्लोट हो ही सकता है, इससे बड़ा आपका डेटा टाइप होता है डबल, और उससे बड़ा होता है आपका लॉन्ग डबल। लेकिन हमने कहीं स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप सी में नहीं पढ़ा। तो बेसिक हमने यही डेटा टाइप पढ़ा है कि कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है या वाइड होता है। ओके, लेकिन स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता। अगर हम चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करना तो क्या किया जाए, स्ट्रिंग नाम का तो डेटा टाइप है ही नहीं, तो थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। अगर मैंने कहा कि 5 कैरेक्टर है मेरे पास, सपोज 5 कैरेक्टर हैं, और इन पांचों को अगर आपको मेमोरी में स्टोर करना है तो इसका मतलब आपको 5 ब्लॉक लेने पड़ेंगे, और एक एक ब्लॉक में आप एक एक कैरेक्टर को स्टोर कर दीजिएगा। हो गया, ये चीज होगा। मतलब आपको एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है आपका, क्योंकि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 बाइट। एक बाइट में केवल एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा, तो बी इसमें चला गया, आई, ठीक है, बी, देन ई, देन ए। ओके, मतलब आपको 5 ब्लॉक लेने पड़ेंगे। तो 5 ब्लॉक आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि जब 5 ब्लॉक आ रहा है मतलब ये क्या है भाई, ठीक है, एक 0 से लेकर 4 तक। ओके, और ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था एरे। ओके, मतलब जब भी स्ट्रिंग स्टोर करना होगा आप एक एरे ले लीजिएगा और उसके अंदर, ठीक है, उस स्ट्रिंग को स्टोर कर दीजिएगा। लेकिन इस स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, देखिए जब भी किसी भी स्ट्रिंग को, चाहे वो न्यूमेरिक उसमें डिजिट हो चाहे सिंबल भी हो, वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये सब चीजों को कैरेक्टर मानता है, भले आप यहाँ पे 1 रखें, ओके, वो 1 को भी कैरेक्टर मानता है। मतलब ये एरे क्या बता रहा है कि हमारे पास कई बॉक्सेस तो होंगे, कई सारे ब्लॉक होंगे हमारे पास, लेकिन हर ब्लॉक में क्या स्टोर होगा, कैरेक्टर स्टोर होगा। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ डेटा टाइप क्या लिख दीजिए। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं कि डिफिनीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ये तो कहलाता ही है। इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है कि कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। मतलब जब भी आपको एरे दिखे और उसके सामने उसका डेटा टाइप कैर दिख जाए तो इसका मतलब आपने क्या बनाया है, स्ट्रिंग बनाया है। ओके, कौन से समझिए, एरे है, अगर इंट लिखा होता तो ये इंटीजर एरे हो जाता। मतलब कई सारे ब्लॉक बनते हैं और उसके अंदर सब इंटीजर स्टोर होता है। एरे की खासियत क्या होती थी, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता था। मतलब अगर आपने इंट लिख दिया तो सारी वैल्यू इंटीजर होगी, फ्लोट लिख दिया तो फ्लोट होगी। ओके, अगर मैंने कहा मैं कैर लिख रहा हूँ और ये ब्लॉक है मेरा, एरे है, इसका मतलब ये एक एरे है जिसमें कई सारे ब्लॉक है और हर ब्लॉक में कैरेक्टर स्टोर हो रहा है। अगर हर ब्लॉक में कैरेक्टर स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब वही डिफिनेशन है। तो अगर आपको कहीं भी एरे दिखता है प्लस कैर दिख जाता है तो इसका मतलब आपने एक एरे क्रिएट किया है जिसमें कई सारे कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं, और उसी कई सारे कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। तो सिंपल दूसरे वे में कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे कुछ और नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, ये चीज है। हाँ, अब एक चीज और ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं एक एरे ले रहा हूँ और मैं अगर बात करता हूँ कि इसके अंदर इसकी साइज कितनी हो सकती है, तो देखिए अगर आपने कहा ठीक है कि मैं इसके अंदर विवेक स्टोर कर रहा हूँ, तो काउंट करिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर। मतलब मुझे 5 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, पहले में वी डालेगा, देन आई, देन बी, देन ई, देन ए। ओके, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की एक और खासियत होती है, उसका लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, हमेशा नल होता है।
ओके। अगर नल होता है तो इसका मतलब आप जब पूरा स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे तो सिस्टम अपने आप लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर स्टोर करेगा जिसका नाम क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है ना। आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो आप केवल उस स्ट्रिंग की वैल्यू बता दीजिए, वो ऑटोमेटिक एक ब्लॉक में लास्ट वाले जहां आपका स्ट्रिंग एंड हो रहा है उसके जस्ट बगल में आपको क्या है वो ऐड कर देगा सिस्टम में नल कैरेक्टर। अगर मैं कहूं कि मैं विवेक को स्टोर करना चाहता हूं इसमें, तो अगर विवेक स्टोर करना है तो 5 विवेक के लिए हो गए और प्लस एक बॉक्स और चाहिए होगा जिसका क्या होगा, जिसमें वो क्या स्टोर करेगा, नल स्टोर करेगा। इसीलिए जो मिनिमम साइज होगी वो कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस 1। ओके। अगर मैं कहूं कि किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एरे की साइज कितनी होनी चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1। और ये प्लस 1 क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने कैरेक्टर उतने बॉक्स तो चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर सिस्टम क्या करे वो, ठीक है, नल को ऐड करे। तो ये मिनिमम साइज ऑफ एरे है। ओके। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ओके। जैसे मैंने कहा कि क्या A10 नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। ओके। अगर आप A10 ले रहे हैं और इसके अंदर मैं विवेक को स्टोर कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये क्या कहेगा कि मैं 10 बॉक्स बनाऊंगा। ओके। 0 से लेके 9 तक एक एक बॉक्स में एक एक कैरेक्टर स्टोर करता जाऊंगा। ओके। और जब स्ट्रिंग एंड होगा तुरंत करना, बाकी समय कोई मतलब भी नहीं। ओके। क्या कहा कि मैं विवेक को एक एक कैरेक्टर एक एक बॉक्स में A0 पे पहला जाएगा, A1 पे दूसरा जाएगा, A2 A3 A4 तक गया। A5 जो है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 5वें लोकेशन पे वो ऑटोमेटिक क्या ऐड कर देगा, नल। अगर मैं कहता हूं बताइए, ठीक है, इस एरे को मुझे चलना है तो क्या 0 से लेके 9 तक जाने की जरूरत है, नहीं। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें कहां से कहां तक चले कि हमें सारी वैल्यूज मिल जाए, तो यहाँ पे आपने कुछ स्टोर ही नहीं किया है तो खुद से गार्बेज वैल्यू तो होगी लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बताओ स्ट्रिंग कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके, ठीक है, 5 तक है। ठीक है। लेकिन ये 5 तक क्यों, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर है, तो 0 से लेके 4 तक गया और 5वें पे नल आ गया। लेकिन अगर मैं यही इसी में अगर केवल ही स्टोर करता, ठीक है, तो नल कहां पे जाता, देखो 0 पे ये ही H आया, देन E आया और यहाँ पे नल आ जाता है 0 1 2। ओके। ये है। तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि मुझे इंडेक्स तो पता नहीं है कि नल कहाँ किस इंडेक्स पे जाएगा, तो इंडेक्स की वैल्यू से आप मत चलिए। आप क्या कहिए, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, I बराबर 0 से स्टार्ट करूंगा चलना, लेकिन तब तक चलता रहूंगा जब तक मुझे क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। ओके। जहां नल मिलेगा उसके आगे मुझे चलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नल को क्या कहा जाता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग। नल को क्या कहा जाता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये भी कहा जाता है कि नल क्या बता रहा है कि आपका स्ट्रिंग यहीं पे टर्मिनेट हो गया, आपको अगर एरे में और भी बॉक्सेज आ गए हैं तो उसे एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आप तब तक चलिएगा, ठीक है, जब तक आपको नल नहीं मिले। अब अगर मैं कहूँ नल कहाँ पे है, तो A5 पे मेरा नल है, A5 पे नल है। इसमें कहूँ तो इसमें कहाँ पे है, A2 पे नल है। ओके। अगर यही स्ट्रिंग बड़ा होता, ठीक है, कहीं A3 पे होगा, कभी A4 पे होगा, तो मैं क्या कहूँगा कि AI, ओके, AI की वैल्यू, ठीक है, अब आप आई की वैल्यू एक एक करके पुट करते जाइएगा, कहीं ना कहीं तो आपको नल मिलेगा। 1 पे 2 पे 3 पे आई की वैल्यू आप बढ़ाते जाइएगा, जब तक नल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। ओके। मतलब जब तक AI डज नॉट इक्वल टू नल नहीं होगा हम चलते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। ओके। A0 अगर मैं कहूँ कि I बराबर, ठीक है, I की वैल्यू बताओ और AI की बताओ। अगर मैं कहूँ I बराबर बताओ यहाँ पे कितना है, इस पहले बॉक्स की बात करता हूँ, I बराबर कितना है, 0। लेकिन AI और I बराबर 0 अगर रहता तो A0 बराबर कितना है, B है। ठीक है। I बराबर अगली वैल्यू 1 है, ठीक है, लेकिन A1 बराबर कितना है, आपका क्या है, I है। ठीक है। तो नल भी कहाँ पे होगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि I बराबर 5, ठीक है, तो क्या I बराबर 5 पे नल है, नहीं, A5 पे नल है, मतलब इनसाइड वैल्यू आपकी, ठीक है, नल है। वही चीज है।
जब तक एआई में आपको नल नहीं मिलेगा आप बार बार आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने अभी बता दिया। ओके, तो स्ट्रिंग सिंपली आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या आप कह सकते हैं कैरेक्टर एरे को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। प्लस डबल कोट्स के अंदर जब भी आप कंपाइल टाइम पे वैल्यू देंगे तो डबल कोट्स के इनसाइड देंगे। प्लस जब भी आप मेमोरी में स्टोर करते हैं तो अगर मिनिमम साइज पूछता है कि हाँ बताइए उस एरे की मिनिमम साइज क्या होगी जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने हैं +1, दैट इज द मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो देखिए डेटा टाइप हमेशा आपका क्या होगा, कैर होगा। ये चीज फिक्स है कि अगर आपने स्ट्रिंग लिया है तो स्ट्रिंग में डेटा टाइप हमेशा क्या होगा, कैर होगा। और एक चीज और फिक्स है कि एरे का नाम आप कुछ भी ले लें लेकिन वो क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए। okay? अब इसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हैं, कई सारे कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अब साइज ठीक है, जितना अगर आपको लगता है कि मिनिमम साइज लेना है तो 5 कैरेक्टर तो ठीक है 5+1 ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है 7 कैरेक्टर है तो 7 ले लीजिएगा। ओके, ये चीज़ है, 7 अगर कैरेक्टर है तो 7+1 ले लीजिएगा। या अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे साइज की कोई चिंता नहीं तो आप बड़ा साइज ले लीजिए, जितना भरेगा भरेगा, बाकी कहीं ना कहीं नल स्टोर कर ही देगा वो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, कैर A20। अगर आप नाम बदलना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि नेम नाम का हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, नेम20। ओके, ये आपका वेरिएबल है जिसका नाम नेम है, और ये यहाँ पे वेरिएबल है जिसका नाम ए है। इसमें भी 20 ब्लॉक्स है, इसमें भी 20 ब्लॉक्स है, मतलब मैक्सिमम 20-20 कैरेक्टर ये कोई दोनों स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। तो डिक्लेरेशन सिंपल है, आप कैर लीजिए, एरे का सिंबल बनाइए, नाम आप कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन की जब भी बात आती है तो याद रखिएगा दो तरह से होता है। ओके, दो तरह से होता है, पहला होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है आपका रन टाइम। ओके, कंपाइल टाइम का मतलब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय अगर उसकी वैल्यू आपने बता दिया, उसी को कहते हैं कंपाइल टाइम। दूसरा होता है आपका रन टाइम। रन टाइम का मतलब क्या हुआ कि आप प्रोग्राम को रन कराएंगे और रन कराने के बाद जो ब्लैक कलर कंसोल आएगा उस कंसोल पे इनपुट देंगे, तब वो वैल्यू जाके इसके अंदर स्टोर होगी। ओके, चलिए तो पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम। कई सारे तरीके हैं, जैसे मैंने कहा कैर A20 और इसके अंदर विवेक स्टोर कर दे रहा हूँ, पहला तरीका। तो इस केस में क्या करेगा, 20 ब्लॉक्स बनाएगा 0 से लेकर 19 तक, और एक एक कैरेक्टर एक एक के अंदर स्टोर करेगा, VIVEK, एंड देन लास्ट में क्या स्टोर कर देगा, नल। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इतने ब्लॉक आपके वैकेंट रहेंगे। ओके, दूसरा तरीका, आप चाह रहे हैं कि मेमोरी वेस्टेज ना हो तो आप पहले काउंट कर लीजिए टोटल कितने हैं, कैर A6 और इसके अंदर विवेक स्टोर कर दीजिए, विवेक स्टोर कर दीजिए। ओके, आप चाहते हैं काउंट ना करना पड़े तो एक और तरीका, आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और ये खुद से काउंट कर लेगा कि टोटल कितने कैरेक्टर, उतने ब्लॉक बना के एक एक कैरेक्टर को स्टोर कर देगा। तीसरा तरीका। चौथा, आप कैरेक्टर वाइज करना चाहते हैं, एक एक कैरेक्टर ही आप स्टोर करना चाहते हैं, तो एक और तरीका है, आप एक एक कैरेक्टर दीजिए, V देन I देन V देन E देन K। लेकिन इस केस में आपको एक और कैरेक्टर देना पड़ेगा ना। जब आप एक एक कैरेक्टर अलग अलग स्टोर कराते हैं तब उस समय ध्यान रखिएगा कि लास्ट कैरेक्टर आपको नल यहाँ पे भी
मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नल नहीं मेंशन करेंगे तो वो खुद से ऐड नहीं करेगा। इस केस में जब आप एज ए स्ट्रिंग इसकी वैल्यू अगर स्टोर कराते हैं मेमोरी में, तब वो ऑटोमेटिक सारी, ठीक है, वैल्यू स्टोर करने के बाद लास्ट में नल ऐड कर देता है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर वाइज कराते हैं तो आपको खुद से मैनुअली, ठीक है, नल कैरेक्टर को भी उस एरे में इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो ये इतने तरीके हैं कि आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंपाइल टाइम के लिए। ओके, पहला क्या हो गया, कैर A20 विवेक लेगा, ठीक है, 5 ब्लॉक भरेगा 0 से लेकर 4 तक। अब A5 पे नल भर देगा। अगर आप चाहते हैं मिनिमम साइज हमके वैल्यू दे, मेमोरी वेस्टेज ना हो, तो आप A6 ले लीजिए, 5 कैरेक्टर प्लस नल 6। अगर आप चाहते हैं कि मैं काउंट ना करूं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे वैल्यू बताइए, उस केस में ये खुद से काउंट कर लेगा कितना है। प्लस अगर आप चाहते हैं कैरेक्टर एक एक करके मैं इनपुट दूं, ठीक है, तो आप क्या लिखिए, एरे बना लीजिए और एक एक कैरेक्टर इनपुट दीजिएगा। प्लस ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है, वो नल होना चाहिए, तो इसको आपको मैनुअली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बाकी मेथड में आपको मेंशन नहीं करना पड़ रहा था। ओके, अब बात कर रहे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ओके, रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब पहले आप केवल वेरिएबल ले लीजिए और जब प्रोग्राम रन कराइएगा उस समय इसकी वैल्यू बताइएगा। और आपको याद होगा रन टाइम पे इनिशियलाइज करने का मतलब कंसोल जो ब्लैक स्क्रीन आएगी आपकी, वहां पे अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो वहां पे इनपुट देने के लिए जो फंक्शन होता है दैट इज स्कैन एफ। स्कैन एफ, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज एस, यहाँ क्या लिखिएगा, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग। ओके, परसेंटेज एस किस लिए है, स्ट्रिंग के लिए। ओके, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये खुद से बता रहा है कि मैं भाई स्ट्रिंग हूँ, मतलब मैं एरे हूँ और मुझे क्या करना है, आप एक एक करके स्ट्रिंग स्टोर करिएगा और एक एक वैल्यू स्टोर, जैसे आपने विवेक लिखा, विवेक एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि स्ट्रिंग को स्टोर करना है और किस एरे में स्टोर करना है, सिर्फ वो नाम बताइए। ओके, तो ये चीज ध्यान में है। अगर मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब भी आप कोई एरे लेते हैं, मान लीजिए A5, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, वैसे पॉइंटर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसे और बताऊंगा। A5, तो अगर मैं कहूँ A5 का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है, तो इसका मतलब एक मेमोरी ब्लॉक बनाना है जिसमें 5 ब्लॉक हो 0 से लेके 4 तक, ये चीज होता है। ओके, अगर मैं कहूँ कि A0 बराबर बताओ क्या है, तो A0 का मतलब क्या हुआ, इनसाइड वैल्यू, ठीक है, A1 का मतलब इनसाइड। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मैं एरे को बिना सबस्क्रिप्ट के केवल उसका नाम इस्तेमाल करूं, अगर कोई कहे कि इस एरे में अगर मैं एज, ठीक है, ये लगाऊंगा तब तो वो अंदर का एलिमेंट बताएगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ बाय द वे मैं सबस्क्रिप्ट न लगाऊं, केवल उसका नाम इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो याद रखिएगा एरे में, ठीक है, जब भी कोई आप एरे लेते हैं और केवल उसका नेम क्या बताता है विदाउट सबस्क्रिप्ट, वो बताता है बेस एड्रेस ऑफ दैट एरे। ये क्या बताएगा, बेस एड्रेस। अब एड्रेस क्या होता है कि हर मेमोरी ब्लॉक के पास अपना एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो बात की बातें हैं, तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब भी कोई आप एरे लेते हैं और केवल उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने केवल यहाँ पे ए लिखा है, तो ए क्या बताएगा, पहले ब्लॉक का बेस एड्रेस, मतलब पहले ब्लॉक का एड्रेस बताएगा, ये चीज है। तो पहले ब्लॉक का एड्रेस, तो वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ए क्या है, आपका एरे है, ये क्या है आपका एरे, कैसे जाने, सबस्क्रिप्ट लगा है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है, इसका मतलब ये एरे है। लेकिन यहाँ पे मैंने केवल ए लिखा, ए लिखा है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा होगा, इस पूरे एरे के पहले ब्लॉक का एड्रेस। ओके, ये परसेंटेजेस क्या बता रहा है कि स्ट्रिंग को रीड करिएगा और उस एड्रेस से, ठीक है, जो बेस एड्रेस है वहां से स्टोर करना शुरू करिए, इसीलिए यहाँ पे एंड नहीं लगाया हूं मैं। जबकि स्कैनएफ में अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप इंटीजर रीड करते थे, स्कैनएफ परसेंटेज डी लिखते थे एंड ए, एंड क्या बताता था, एड्रेस ऑफ ए। ये क्या कहता है कि इंटीजर वैल्यू रीड करिएगा और एक एड्रेस पे ले जाके स्टोर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों ए लिखा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एड्रेस है, इट शोज एड्रेस, ये खुद ही एड्रेस बता रहा है। अगर ये खुद ही एड्रेस है तो क्या इसके आगे एंड लगाने की जरूरत है, नहीं, ये ऑलरेडी एड्रेस है। तो क्या कह रहा हूं कि स्ट्रिंग को रीड करिएगा और इस एड्रेस पे ले जाके स्टोर करना शुरू करो। तो वो क्या करेगा, बेस एड्रेस आपको पता है, आप जब भी वैल्यू देंगे तो बेस एड्रेस, मान लीजिए इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, तो 100 पे पहला कैरेक्टर डालेगा और ऑटोमेटिक आगे 101, 102, 103 पे आगे कैरेक्टर स्टोर करता जाएगा, ये चीज है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रिंग रीड करते हैं तो आपको एंड लगाने की जरूरत
नहीं होती है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैर A5 या A20 ले रहा हूँ मैं, और लिखा मैंने स्कैनफ स्कैन कर लिया। इसी को प्रिंट भी कराना है तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट एफ %s कामा a। ओके, ये क्या कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग को रीड करूंगा, ये कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा जो इस बेस एड्रेस से स्टार्ट होकर रखा गया है। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखिए क्या हुआ होगा। पहली बात तो 20 ब्लॉक्स बने होंगे तुम्हारे 0 से लेकर 19 तक। ओके, 0 से लेकर 19 तक सारे बॉक्स बने होंगे। अब मैंने क्या कहा, ये लाइन चला गया, स्कैन करिए। स्कैन का मतलब ये आपसे वैल्यू मांग रहा होगा, तो आप ब्लैक स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन हुआ होगा, यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। सपोज मैंने दे दिया हेलो हेलो एंड देन एंटर प्रेस किया। जब आप हेलो देंगे, ठीक है, तो ये समझ गया कि आपने जो वैल्यू रीड की है दैट इज योर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया। अब इसको कहाँ ले जाकर स्टोर करना है, इस ए के बेस एड्रेस से। मान लीजिए इसका बेस एड्रेस कितना है, 100 है, इस पहले ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 100 है। तो वो क्या कहेगा कि आप जो हेलो पढ़े हैं, हेलो वैल्यू जो आपने रीड किया है, उस बेस एड्रेस से स्टार्ट करिएगा रखना। मतलब पहली वैल्यू ये h 100 पे रखेगा और अपने आप अगले वैल्यू, ठीक है, 101 पे अगले एड्रेस पे चला जाएगा HE, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है, 102 पे जाएगा L, फिर 103 पे जाएगा L, और फिर 104 पे जाएगा O। ये चीज है। तो स्ट्रिंग क्या कहता है कि आपने जो वैल्यू रीड की है हेलो, वो मैं इस एड्रेस से स्टार्ट करूंगा, बेस एड्रेस से पहली वैल्यू वहां रखूंगा, फिर अपने आप आगे बढ़ता जाऊंगा, सब एक एक बढ़ा के एक एक वैल्यू स्टोर करता जाऊंगा। जब पूरा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, नल ऐड कर दूंगा। ये है। अब आप प्रिंट करा रहे हैं तो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को प्रिंट करिए जो इस बेस एड्रेस से स्टार्ट हुआ है, मतलब जो 100 से स्टार्ट हुआ है, तो 100 पे शुरू करेगा HELLO, और ये तब तक चलता रहेगा प्रिंटर जब तक उसे नल नहीं मिल जाता। ओके, जब नल मिलेगा वहीं पे, ठीक है, ये स्ट्रिंग को रीड करना पड़ेगा। तो देखिए किस एड्रेस, पहले एच प्रिंट करेगा 100 पे, फिर आगे बढ़ेगा, देखेगा नल है नहीं तो ई प्रिंट करेगा, फिर देखेगा नल है नहीं तो आगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ा, फिर देखा नल है नहीं है, फिर आगे बढ़ा, नल है नहीं है, फिर आगे बढ़ा और क्या मिल गया, उसे नल मिल गया, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, एड्रेस अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा तो ये मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा कि हाँ पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, कैसे इसे एक्सेस करते हैं। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऐसे किया जाता है। लेकिन एक चीज और है, स्कैनर प्रिंटफ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एक ड्रॉबैक भी है, वो भी जान लीजिए। ओके, सपोज अगर मैंने यही प्रोग्राम रन कराया और मैंने यहाँ पे इनपुट दिया विवेक स्पेस कुमार स्पेस बिसरा एंड देन एंटर प्रेस कर दिया। ओके, अब आउटपुट क्या हुआ, ठीक है, कि आपका एक एरे बना होगा। मैं 20 को थोड़ा सा बढ़ा के 50 कर दे रहा हूँ। ओके, 50 बॉक्स बने होंगे 0 से लेके कहाँ तक, 49 तक, यही होना चाहिए। ओके, अब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, पहली वैल्यू रखेगा V, देन I, देन V, देन E, देन K। ओके, अब इसे क्या मिलेगा, स्पेस। ओके, स्पेस को भी इसको ऐड करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर आप स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग में और आप जो स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं अगर उसमें स्पेस मिलता है उसे, तो उसी को वो टर्मिनेटिंग कंडीशन मान लेता है और वहीं पे टर्मिनेट करके यहाँ पे तुरंत नल ऐड कर देता है। ओके, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने स्कैनफ का इस्तेमाल किया है और स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं और उस एरे में स्टोर करने के लिए कह रहे हैं और उस स्ट्रिंग में अगर आपने कहीं भी स्पेस इस्तेमाल किया है तो स्पेस को ही स्कैनफ मान लेता है कि अब आपका स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं दिया गया है। स्कैनफ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो स्पेस के बाद वाले स्ट्रिंग को रीड
नहीं करता है, इसीलिए केवल विवेक स्टोर करेगा, कुमार और मिश्रा आपका स्टोर नहीं होगा। तो अगर आप प्रिंट कराते हैं तो आंसर केवल क्या दिखेगा, विवेक दिखेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। स्कैनअप क्या कहा कि मेरे लिए अगर आपने स्ट्रिंग रीड किया है यूजिंग स्कैनअप, तो स्कैनअप के लिए ठीक है टर्मिनेटिंग या नल के लिए जो पोजीशन होता है कि वो नल कब ऐड कर देता है, जब उसे स्पेस मिलता है। क्योंकि जैसे अगर मैंने कहा वी स्पेस कुमार स्पेस, चाहे स्पेस नहीं दे रहा हूँ, मिश्रा, अगर मैं कहूँ कि बताओ इसमें क्या गया होगा, तो देखिए वी और देन स्पेस, मतलब इसके बाद कुछ भी रीड नहीं किया होगा, ये सारी चीजें रीड नहीं, केवल इसके अंदर वी गया होगा। ओके, इवन अगर आपने पहला ही स्पेस दे दिया और उसके बाद विवेक लिख रहा है तो स्पेस मिल गया, तुरंत टर्मिनेट, कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, इसके लिए टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है आपका, स्पेस हो जाता है। तो स्कैनअप का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे ये ध्यान में रखिएगा कि आप स्पेस का इस्तेमाल न करें। हाँ, एक चीज और है कि आप इस चीज को सही भी कर सकते हैं कि आप तब तक ऐड करें जब तक आपको एंटर मतलब न्यू लाइन ना मिल जाए। तो वो चीज हम स्कैनअप का बाद बताएंगे। तो ये ड्रॉबैक आपको समझ में आएगा कि हाँ स्कैनअप का ड्रॉबैक क्या है। स्कैनअप का ड्रॉबैक क्या है कि जब भी स्कैन करेंगे अगर स्ट्रिंग में कहीं स्पेस मिलता है तो उसके आगे वाला स्ट्रिंग रीड नहीं करता है। ओके, तो इसे स्कैन सेट कैरेक्टर, स्कैन सेट ठीक है एक कैरेक्टर होता है, इसका इस्तेमाल करके स्कैनअप के इस ड्रॉबैक को रिमूव किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शन बना हुआ है, उसके पहले बारे में जान लेते हैं। ओके, फंक्शन का नाम है गेट एस और एक फंक्शन होता है पुट एस। जैसे आपने कैरेक्टर पढ़ा होगा, कैरेक्टर में स्कैनअप था और एक गेट कैर भी था। ओके, प्रिंटअप के लिए पुट कैर भी था, सेम वही चीज है। स्कैनअप के ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जो फंक्शन बनाया गया उसका नाम दिया गया गेट एस। ओके, स्कैनअप क्या कहता था कि मैं कैरेक्टर तभी तक रीड करूंगा जब तक स्पेस नहीं मिल रहा है, स्पेस के आगे वाले कैरेक्टर को रीड नहीं करूंगा। ओके, लेकिन इस ड्रॉबैक को रिमूव किया किसने, गेटर्स ने। इसने क्या कहा, कैर A50, अब आप जो कैरेक्टर रीड करिएगा, जो भी वैल्यू स्ट्रिंग रीड करिएगा, गेट एस का इस्तेमाल कीजिए। गेट एस और रीड करने के बाद उसे ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए और उसी को प्रिंट कराने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिए, पुट एस का इस्तेमाल कीजिए। ये काम है। ओके, अगर इस केस में अगर आप रन कराते हैं और देते हैं इनपुट विवेक स्पेस कुमार स्पेस मिश्रा और एंटर प्रेस करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, जो एरे बना हुआ है, पहले VIVEK, उसके बाद गेटस का इस्तेमाल अगर आपने किया तो स्पेस को भी ऐड करेगा और आगे वाले को भी ऐड करेगा। कब तक ऐड करेगा, ठीक है, जब तक उसे ये एंटर आपको नहीं मिले। एंटर जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है, एंटर की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो पूरे स्ट्रिंग को रीड करेगा, उसे एरे में स्टोर करता जाएगा। इसका मतलब गेट एस के लिए टर्मिनेटिंग, ठीक है, कीबोर्ड पे की कौन है, दैट इज योर एंटर। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो न्यू लाइन जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करता है। मतलब गेट एस न्यू लाइन जब तक नहीं मिलता है तब तक रीड करता है, एंड देन स्कैनअप स्ट्रिंग को तब तक रीड करता है जब तक उसे स्पेस ना मिले। ये दोनों में ठीक है। और स्कैनअप के ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जो तरीका बताया गया, जैसे स्कैन सेट कैरेक्टर, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि आपने गेटस क्यों बनाया। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कैनअप एंड गेटस इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सिंपल है। स्कैनअप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पेस को टर्मिनेटिंग कंडीशन मानता है, इसीलिए स्पेस के पहले वाले स्ट्रिंग तो रीड होते हैं, स्पेस के बाद वाले स्ट्रिंग रीड नहीं होते हैं। गेटस का इस्तेमाल, ठीक है, गेटस एंटर को अपना टर्मिनेटिंग कंडीशन मानता है, मतलब न्यू लाइन को, जब तक उसे न्यू लाइन नहीं मिलता है तब तक वो पूरे स्ट्रिंग को रीड करता है। ओके, ये चीज है। ओके, अब इस स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है। ओके, उस प्रोग्राम को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। स्कैन सेट कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और प्लस बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, लाइब्रेरी फंक्शन है जैसे कैरेक्टर में होते थे, सब चीज जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।